एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube वीडियो क्लास में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हम लोग आज भी चर्चा करने जा रहे हैं वर्ग 9 गणित अध्याय 1। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया था संख्या रेखा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्या और परिमेय संख्या। आज हम लोग इनके आगे की बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। मेरे इस वीडियो से यदि आप लोगों को लाभ पहुंचता है, आप लोगों को यह वीडियो क्लास अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है इर्रेशनल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसके बाद हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्याओं का वृहद समूह, जो एक बड़ा समूह है, वह कैसा है। इसके बाद संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दिखाना। एक बात पर विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन कहा जाता है। इन बातों पर चर्चा करने के बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। अब चलिए हम लोग अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है अपरिमेय संख्या, जिसे अंग्रेज़ी में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। हम लोगों ने परिमेय संख्या के परिभाषा में यह देखा था कि उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। इसके ठीक विपरीत अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आइए अपरिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग देख लें। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, इसके कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए। √2, √3, √5 इत्यादि। इस प्रकार के कई और भी रूट वाली संख्याएं हैं। इनके अलावा पाई या और भी ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव के बाद के स्थान असीमित हों, इन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। आप कहेंगे कि हम तो जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन आप जान लें कि पाई 22/7 के बिल्कुल बराबर नहीं होता। यह लगभग मान होता है। पाई का सही मान दशमलव के बाद असीमित स्थानों तक होता है। अपरिमेय संख्याओं पर आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या पर। इसे अंग्रेज़ी में रियल नंबर कहते हैं। यह परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनाया गया समूह है। वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के जितने सदस्य और अपरिमेय संख्याओं के जितने भी सदस्य हैं, सभी मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं। इससे यह साबित होता है कि वास्तविक संख्या संख्याओं का एक बृहद समूह है, जिसमें अब तक हम लोगों ने जितने भी प्रकार के संख्याओं को पढ़े हैं, वह सभी संख्याएं और साथ साथ अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। इसे अंग्रेजी के R अक्षर से वास्तविक संख्या को निरूपित किया जाता है। अब हम लोग शुरू से संख्याओं को एक बार दोहरा लेते हैं। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार यह प्राकृतिक संख्या हुआ। इसमें 0 मिला दिए हम लोग, तब यह पूर्ण संख्या हो गया। फिर इसमें ऋणात्मक संख्याएं मिल गई तो पूर्णांक हो गया। इसी में भिन्न संख्याओं को जब हम शामिल कर दिए
तब यह परिमेय संख्या हो गया। फिर इसमें अपरिमेय संख्याओं को भी मिला देते हैं, √2, √3, √5, पाई इत्यादि। अब जो यह समूह तैयार हुआ यही वास्तविक संख्याओं का समूह है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित करना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग स्केल और पेंसिल से एक संख्या रेखा का निर्माण करते हैं। यह 0 है, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब करना यह है कि इस संख्या रेखा के 1 के स्थान पर एक लंब खींचेंगे। जहाँ पर 1 है, 0 के दाईं ओर, यह 0 से इकाई दूरी पर होगा। लंब को आप सब चांद या प्रकाल की सहायता से खींचेंगे। चांद या प्रकाल से कोण बनाना सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से वीडियो देख सकते। 1 के स्थान से खींचे गए लंब की लंबाई 1 इकाई होगी। अब चूंकि लंब खींचे हैं तो यह कोण हुआ 90 डिग्री का। 0 वाले बिंदु को O नाम देंगे। इस बिंदु को A और इस बिंदु को B मानते हैं। अब हम OB को मिला देते हैं। यहाँ OA की लंबाई 1 इकाई, AB की लंबाई भी 1 इकाई। OAB एक समकोण त्रिभुज हुआ, अतः कोण A जो समकोण है इसके सामने की भुजा AB त्रिभुज का कर्ण होगा। पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार हम पहले से जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। हमें कर्ण निकालना है, इसलिए इधर वाले को रूट के भीतर रख देते हैं। रूट अंडर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। अब त्रिभुज AOB में कर्ण OB है, इसलिए OB बराबर रूट अंडर लंब AB है और इसकी लंबाई 1 इकाई है, इसलिए यहाँ 1 का वर्ग होगा जोड़ आधार OA है जो 1 इकाई है, तो इसको भी हम 1 स्क्वायर लिख देते हैं। यह हो जाएगा रूट अंडर 1 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग, फिर 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ दीजिए तब 2 हो जाएगा, मतलब OB निकला √2। इसलिए त्रिभुज में OB की लंबाई हो जाएगी √2 इकाई। यह हो गया √2। अब हमें संख्या रेखा पर इसको दिखाना है कि √2 का स्थान कहाँ है। इसलिए अब हम लोग प्रकाल की मदद लेंगे। यह है हमारा प्रकाल। O बिंदु से B बिंदु तक की लंबाई का त्रिज्या लेते हुए एक चाप खींचेंगे जो हमारी संख्या रेखा पर जाकर मिलेगा। देखें B बिंदु से जो चाप चला इसे संख्या रेखा तक लाएंगे। संख्या रेखा पर जहाँ मिला उस बिंदु का नाम हम C रख लेते हैं। अब देखें कि OB और OC दोनों एक ही चाप के त्रिज्या हैं, इसलिए दोनों त्रिज्याएं बराबर लंबाई की होंगी। अतः OC बराबर √2, अर्थात संख्या रेखा पर C बिंदु ही √2 का स्थान होगा।
इस प्रकार से आप √5, √7 इत्यादि को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित करना अब हम सीखेंगे। इसके लिए √2 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारित करना हम सीख चुके हैं। वहाँ तक का काम ज्यों का त्यों हम लोग करेंगे। यह संख्या रेखा है, इस पर लंब डालें इकाई लंबाई का, कर्ण को मिलाएं। अब B बिंदु पर OA को आधार मानते हुए 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। देखिए यह प्रकाल की मदद से बनेगा। O बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। आप देखिए कि 90 डिग्री का कोण किस तरह बनाया जाता है। यह चाप खींचे 60 डिग्री, 120 डिग्री, फिर ऊपर दोनों जगह रख करके 2 चाप खींचेंगे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ये 90 डिग्री का कोण हमारा बन गया। B से लंब खींचते हैं, यह लंब भी 1 इकाई लंबाई का होगा, नाप लेंगे। देखिए यहाँ तक लंबाई 1 इकाई लंबाई हुआ है। इस बिंदु को हम C मान लेंगे। अब OC को मिला देते हैं, जिससे OBC एक समकोण त्रिभुज तैयार हुआ। अब ध्यान दीजिए OB की लंबाई है √2, BC की लंबाई है 1 इकाई जो अभी हम लोग लिए हैं, और कोण B 90 डिग्री है। त्रिभुज OBC समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें OC कर्ण हुआ। पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार OC का वर्ग या OC² बराबर OB² जोड़ BC²। यह बराबर होगा, OB √2 है, इसलिए √2 का स्क्वायर जोड़ BC 1 है, इसलिए 1 स्क्वायर। जब √2 का वर्ग निकालेंगे तो √2 और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, केवल 2 रह जाएगा, जोड़ 1 का स्क्वायर 1। अब OC² बराबर 2 जोड़ 1 बराबर 3 हो जाएगा, अतः OC बराबर √3। √3 या OC रेखाखंड की लंबाई हुई, लेकिन हमें संख्या रेखा पर √3 का स्थान बताना है। इसके लिए हम प्रकाल की मदद से OC को त्रिज्या मानते हुए एक चाप खींचेंगे जो हमारी संख्या रेखा पर जा कर के मिलेगा। तो इस बिंदु को संख्या रेखा पर जा कर के मिला, हम इस बिंदु को D मान लेते हैं। D बिंदु इसलिए OD ही √3 की लंबाई हुई। संख्या रेखा पर √3 का स्थान D बिंदु हुआ। OD की लंबाई √3 का मान हुआ। यह जो दूरी है OD का, यह √3 इकाई की दूरी हुई, और D बिंदु √3 का संख्या रेखा पर स्थान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.2 पर आते हैं। इसमें पहले हम जान लें कि हर अपरिमेय संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक निश्चित स्थान है। परिमेय संख्या का स्थान हम पहले से जानते हैं, इसलिए संख्या रेखा ही असल में वास्तविक संख्या रेखा या रियल नंबर लाइन है। अब हम प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न पर
आते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब हम लोग वास्तविक संख्या की परिभाषा से जान चुके हैं कि वास्तविक संख्या ऐसी संख्या का समूह है जिसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। यानी वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या। तो हम लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में पहले से अच्छी तरह जान समझ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या में सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या भी होती हैं। अतः पहला कथन सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब हम लोग दूसरे कथन पर आते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है, और संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। इसलिए संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को हम रूट m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और चूंकि m एक प्राकृत संख्या है इसलिए यह कथन सही नहीं लगता है। यह कथन सही नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लोग यह जानते हैं कि वास्तविक संख्या का समूह बड़ा है और अपरिमेय संख्या का समूह छोटा है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती हैं, इसलिए यह कथन सही नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, प्रश्न के पहले भाग में है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, केवल 2, 3, 5 इत्यादि जैसे पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, और हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार पहले भाग का उत्तर होगा नहीं। अब दूसरे भाग में है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसके लिए हम लोग 4 के वर्गमूल का ही उदाहरण दे देते हैं। 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 2 होता है, जो एक परिमेय संख्या है। इस तरह से दूसरा प्रश्न हमने हल कर लिया। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न में है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसके लिए एक बार फिर हम प्रकाल और पेंसिल की मदद लेते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग एक संख्या रेखा का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 0 होगा, 1, 2, 3, यहाँ -1, -2, -3। ठीक है। अब हम लोग संख्या रेखा पर 2 इकाई लंबाई लेते हैं। 2 पर हम एक लंब डालेंगे
और 1 इकाई लंबाई का यह लंब होगा। लंब डालने का अर्थ है कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंब डालेंगे। लंब की लंबाई भी 1 इकाई ही लेंगे। अब हम इस बिंदु का नाम हम B रख लेते हैं और इस बिंदु को C नाम देते हैं, इस बिंदु को O मान लेते हैं। अब OC को मिला देते हैं। यहाँ OB की लंबाई 1 जोड़ 1 2 इकाई हुआ। BC की लंबाई 1 है। अब हम फिर से पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है OBC, जिसमें कोण B 90 डिग्री है और OC कर्ण है। इसलिए OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। ठीक है। अब OB है हमारा 2 इकाई और BC है 1 इकाई, इसलिए 2 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग हो गया 1। अब OC स्क्वायर हो गया 5, इसलिए OC बराबर हो जाएगा √5। यह लंबाई जो होगी यह √5 होगी। यहाँ OC √5 निकला, लेकिन संख्या रेखा पर हम लोगों को दिखाना है कि √5 का स्थान कहाँ है। इसके लिए हम लोग OC की त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो हमारी संख्या रेखा से जाकर के मिलेगा। संख्या रेखा पर तक हम लोग चाप खींच रहे हैं। यह संख्या रेखा पर मिल गया। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं A और यही स्थान है √5 का, और √5 का स्थान A बिंदु का स्थान है। और √5 का मान या √5 की लंबाई जो होगी वो यह लंबाई होगी OA की लंबाई। आप देख रहे हैं ये लंबाई है √5 की। √5 का स्थान होगा जहाँ A बिंदु है। तो चलिए हम लोग फिर एक चौथा प्रश्न में है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल तैयार करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे तैयार होता है वर्गमूल सर्पिल। एक सरल रेखा खींचते हैं। यह बिंदु O है और यह बिंदु P है। यह इकाई लंबाई हम लोगों ने लिया है। अब P पर हम एक लंब खींच लेंगे। लंब खींचना प्रकाल की सहायता से ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस 90 डिग्री के कोण बनाने का तरीका आप लोग ध्यान से देखिए। इसका तरीका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जो वीडियो मिलेगा उससे भी आप सीख सकते हैं। यह इकाई लंबाई का हम लोगों ने लंब लिया। इस नए बिंदु को हम लोग P1 नाम दिए। अब O को P1 से मिला देते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से यह जान लेते हैं कि यह लंबाई √2 है। इसे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। अब P1 बिंदु पर फिर एक समकोण बनाते हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब देखिए P1 से इकाई लंबाई का लंब खींच लेंगे। जहाँ पर 2 चाप एक दूसरे को क्रॉस किया है उसे P1 से मिलाते हुए इकाई लंबाई का लंब खींचेंगे।
इस नए बिंदु को हम लोग P2 मान लेंगे। O से P2 को मिला देंगे। त्रिभुज OP1 P2 में यही इकाई लंबाई है, यह √2 है। पाइथागोरस के प्रमेय की सहायता से OP2 निकलेगा √3। अब P2 बिंदु पर फिर लंब खींचेंगे और इस तरह से प्रत्येक लंब खींचने पर हमें P2, P3, P4, P5, P6 इत्यादि मिलता जाएगा और यह वर्गमूल सर्पिल हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.2 का हल। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो क्लास में हम फिर अध्याय 1 को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।